हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, जिसे हम लोग वायुमंडलीय स्थिरता भी कहते हैं। सबसे पहले आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1, हम ये समझेंगे कि एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, जो रुदोष्म हम कह सकते हैं बदलाव है, ये क्या होते हैं। इसके बाद इसके टाइप्स होते हैं ड्राई और वेट, तो ये शुष्क और आर्द्र रुदोष्म दर या एडियाबैटिक रेट क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ के स्टार्ट में समझा था नॉर्मल लैप्स रेट जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 मीटर ऊपर जाने पे। तो ये जो सामान्य चूक दर है या तापमान की सामान्य ह्रास दर है, इसमें किन कारणों से वेरिएशन आता है, इसमें क्या बदलाव हो सकता है, और वो वेरिएशन, ये बदलाव कैसे जुड़ा हुआ है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता से। और अंत में हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की कंडीशनल इनस्टेबिलिटी क्या होती है, वायुमंडल की सशर्त अस्थिरता क्या होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, रुदोष्म जो बदलाव है ये क्या होते हैं। इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन द गिवन एयर पार्सल एंड द सराउंडिंग। देखिए, ये सारी बात जब हम लोग एडियाबैटिक रेट की करते हैं तो हम लोग इस पर बात करते हैं, फोकस ये है कि एक एयर का पार्सल, एक हवा का छोटा सा पैकेट हम कह सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर में वर्टिकली या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। देखिए, ये एयर पार्सल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये मान लीजिए कि एयर पार्सल ए है, अभी इस पर हम आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा हम लोग एडियाबैटिक जो प्रॉपर्टी है, ये चेंज है, ये क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक एयर का पैकेट है, ये हम आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा फिगर बना रहे हैं, और इसका एक वॉल्यूम है, इसके अंदर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और इसका एक टेम्परेचर है, तो मान लीजिए कि अगर हम ये जो एयर का पैकेट है, इसकी साइज़ को बड़ा कर दें इस तरीके से, मान लीजिए ये पैकेट की साइज़ बड़ी हो गई, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी का जो अमाउंट था, जो मात्रा थी, वो जो ऊर्जा थी, वो सेम है। मतलब ये कि उतनी ही एनर्जी जो यहाँ पर देखिए एक छोटे पैकेट में थी, एनर्जी उतनी ही है, सेम है, लेकिन पैकेट की साइज़ बड़ी हो गई। मतलब जो ऊर्जा थी वो अब एक बड़े वॉल्यूम में, एक बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी, और जब वो बड़े क्षेत्र में फैलेगी तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर इसका लो हो जाएगा। देखिए, एनर्जी उतनी ही है, जब वो बड़े क्षेत्र में फैल गई तो जो पहले उसका तापमान था उससे इसका तापमान अब कम हो जाएगा। और यही अगर हम लोग इसी एयर के पैकेट को छोटा कर दें, कंप्रेस कर दें, दबा दें, अभी भी इसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो नहीं है, जो ऊष्मा थी वो उतनी ही है, सेम है। अब जब उतनी ही एनर्जी एक छोटे वॉल्यूम में, एक छोटे एरिया में केंद्रित हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, तो जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पर हाई हो जाएगा। मतलब ये देखिए कि कहीं से भी बाहर से इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर ना तो हीट आ रही है या जा रही है। पैकेट की अगर आपने साइज़ बड़ी कर दी तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो बड़े एरिया में फैल गई, और बड़े एरिया में फैलने की वजह से जो उस पैकेट का तापमान था वो कम हो गया। और अगर उसी पैकेट को हमने कंप्रेस कर दिया, उस हवा के पैकेट को अगर हमने कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो उसके अंदर जो ऊर्जा थी, जो ऊष्मा थी, वो अब एक छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो जाएगी, और जब वो छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो जाएगी तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग ज़रा देखते हैं, और इसी को हम लोग एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। मान लीजिए कि अब ये बगल में फिगर देखिए, जहाँ पर ये 3 हमने हवा के पैकेट ब्लू कलर से बनाए हैं। बीच वाला पैकेट मान लीजिए ए है। अब अगर ये पैकेट हवा में वर्टिकली ऊपर उठता है एटमॉस्फेयर में, तो जब ये ऊपर उठेगा तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है, इस लेवल से ए लेवल पर है और ये बी लेवल पर है। तो जब ये ऊपर उठेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, वहाँ पर ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा
तो इसी ये जो ए पैकेट है इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा होगा तो इसके अंदर की जो एनर्जी थी, जो ऊष्मा थी, वो एक बड़े वॉल्यूम में फैल जाएगी, और जब बड़े वॉल्यूम में फैल जाएगी तो इसका तापमान कम हो जाएगा, मतलब ए का तापमान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी के, क्योंकि जब ये पैकेट ऊपर गया तो बड़ा हुआ और बड़ा होने से ये ठंडा हो गया। और अगर इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर दें, अगर ये ए से नीचे की तरफ सबसाइड करता है, नीचे की तरफ बैठता है, डिसेंड कर रहा है, नीचे आएगा, तो नीचे आने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ए लेवल के अपेक्षाकृत हाई होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो सब तरफ से जो हवा का दबाव है वो इस पैकेट को दबा करके छोटा करेगा, और जब ये जो सी पैकेट है जब ये छोटा होगा तो इसके अंदर जो ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा थी वो अब एक छोटे एरिया में केंद्रित हो जाएगी, जिससे इसका तापमान बढ़ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा तापमान होगा सी का, उसके बाद ए का होगा और उसके बाद बी का होगा, जबकि इन तीनों के अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है वो बराबर है। सिर्फ अंतर क्या पड़ रहा है कि सी से जब ये ए पर गया तो प्रेशर कम हुआ, ए की लेवल पर प्रेशर कम होने से जो एयर का पैकेट था जो सी है इसकी साइज़ बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तो उसके अंदर जो ऊष्मा थी वो बड़े क्षेत्र में फैल गई, जिससे उसका तापमान कम हो गया। इसी के तरह इसी क्रम में जब ये ए से और ऊपर होकर के जब ये बी पर गया तो प्रेशर और कम हुआ, और कम होने से इसका वॉल्यूम और बड़ा हो गया, एनर्जी की मात्रा उतनी ही है, तो और बड़े होने से जो वही एनर्जी थी वो एक बड़े एरिया में फैल गई, जिससे कि उसका तापमान और कम हो गया। तो हमने ये देखा कि देखिए इसके अंदर पैकेट की जो एयर का पैकेट है जब ये वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो सिर्फ इसके साइज़ पर फर्क पड़ रहा है प्रेशर की वजह से, और जिसका अंतर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसमें तापमान के बदलाव में। अगल बगल से इसके अंदर कहीं से ना तो ऊष्मा आ रही है ना ऊष्मा बाहर जा रही है, तो बिना ऊष्मा के आदान प्रदान के, हीट के एक्सचेंज के जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसी को हम लोग एडियाबैटिक चेंज या रुद्धोष्म बदलाव कहते हैं। अब देखते हैं कि ड्राई एडियाबैटिक चेंज या ड्राई एडियाबैटिक रेट क्या होता है। यहाँ पर ड्राई क्यों यूज़ किया है अभी हम इस पर भी आपको बताएंगे। अभी हम लोगों ने एडियाबैटिक रेट या एडियाबैटिक चेंज पर बात की। नो हीट एक्सचेंज अकर्स, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है बिटवीन अ गिवन एयर पार्सल एंड इट्स सराउंडिंग। अपने उसके अगल बगल से किसी तरह का आदान प्रदान, ना ये हीट ले रहा है ना ये हीट लूज कर रहा है या अगल बगल बाहर दे रहा है। बट टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स, लेकिन तापमान बढ़ता और घटता है। क्यों? इसके ऊपर उठने से या इसके नीचे बैठने से। और उसका प्रभाव क्यों पड़ता है अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, एयर प्रेशर की वजह से। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखें। देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सबसे नीचे पार्सल का टेम्परेचर। इसके बाद जब ये 1000 मीटर की हाइट पर गया, देखिए 1000 मीटर की हाइट पर गया तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और जब ये 2000 मीटर की हाइट पर गया तो ये और घट करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से कम हो रहा है, और यही पैकेट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कंप्रेस होता है, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर, और किसी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसको ड्राई एडियाबैटिक रेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक जो हमने उदाहरण देखा इसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो सापेक्षिक आर्द्रता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अभी भी लेस है, कितने से? 100% से। मतलब इसके अंदर जो कंडेंसेशन है या संघनन की प्रक्रिया है वो अभी नहीं हुई है। तो एक ड्राई एयर है, शुष्क एयर है, जो ऊपर उठने पर एक्सपैंड हो रही है, जिसकी वजह से उसका तापमान घट रहा है, और वही ड्राई एयर, वही शुष्क हवा जब नीचे डिसेंड कर रही है, नीचे बैठ रही है, तो उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर के रेट से बढ़ रहा है, हवा गर्म हो रही है। यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर कर दें, इस पर एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों ने पहले सीरीज़ में स्टार्ट में बात किया था नॉर्मल लैप्स रेट की, जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पर 1000 मीटर ऊपर जाने पे।
और अभी हमने आपको बताया ड्राई एडियाबैटिक रेट जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है पर 1000 मीटर राइज या फॉल ऑफ इन एटमॉस्फेयर, ये है। देखिए जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एटमॉस्फेयर की लेयर का टेम्परेचर है, वो पर्थ का टेम्परेचर है। मतलब ज़मीन पर अगर सरफेस पर 30 डिग्री है तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा, मतलब 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जब 1000 मीटर और ऊपर जाएंगे, मतलब 2000 मीटर ऊपर पहुंच गए, तो वो सरफेस से 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, मतलब 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन इसमें देखिए ये लेयर्स का टेम्परेचर है, इसमें कहीं पर भी एयर के कॉलम का या एयर के पार्सल का वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लेयर का टेम्परेचर, ये अलग चीज़ है। जब एयर का पार्सल ऊपर मूव करता है तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम होने की वजह से उसका आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो ऊष्मा है वो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, बड़े वॉल्यूम में फैल जाती है, जिससे उसका तापमान घटता है। ये हमारा एडियाबैटिक चेंज है। और जब तक ये रुदोष्म हम कह सकते हैं बदलाव, हवा का कॉलम अगर ड्राई है, उसके अंदर संघनन की प्रक्रिया नहीं हुई है, तब तक जिस तरह के बदलाव होते हैं और जो रेट होता है उसके टेम्परेचर के ऊपर जाते में घटने का या नीचे आने में बैठने का, उसको हम लोग ड्राई एडियाबैटिक रेट कहते हैं। अब बात आर्द्र रुदोष्म बदलाव की या वेट एडियाबैटिक चेंज की। देखिए आपको समझाने के लिए हमने एक साथ ड्राई और वेट दोनों तरह के एडियाबैटिक चेंज दिखाए हैं। सबसे पहले हम लोग अगर नीचे से चले, देखिए ये एक हवा का पैकेट है जो ऊपर की तरफ राइजिंग एयर पार्सल है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस क्रम में इसकी साइज़ बड़ी हो रही है, बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है, और प्रेशर कम है इससे बड़े हो रहा है, और बड़े होने से उसके अंदर की जो ऊष्मा थी वो अब एक बड़े वॉल्यूम में फैल जाती है, जिससे इसका तापमान घटता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, और ये घटने की दर, इसको हम लोग ड्राई एडियाबैटिक रेट कहते हैं, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर थी। अब देखिए जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, इसके ऊपर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, सापेक्षिक आर्द्रता थी, वो 100% हो गई, जिससे कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो गई, संघनन की प्रक्रिया हुई। और जब संघनन की प्रक्रिया हुई तो इसकी जब ये गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, वाटर वेपर जब ये वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होगा, तो इसके अंदर जब ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया था तो गुप्त ऊष्मा स्टोर हुई थी, लेटेंट हीट स्टोर हुई थी। अब जब ये वापस गैसियस से वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा तो वो लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी, जिसको हम लोग हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हीट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की जो प्रक्रिया हुई उसमें हीट रिलीज हुई। और इस हीट के रिलीज होने की वजह से जो पहले ड्राई एडियाबैटिक रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड थी, इसके अंदर हीट ऐड हो गई, प्लस इसके अंदर हीट, कौन सी हीट? लेटेंट हीट। ये गुप्त ऊष्मा इसमें ऐड हुई, और इसके ऐड होने की वजह से जो ये 1000 मीटर ऊपर जाने पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जा रहा था तापमान, अब इसके लेटेंट हीट के ऐड होने की वजह से जो घटने की दर है वो घट करके 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। और यही जो बदली हुई हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज है, एडियाबैटिक रेट ऑफ चेंज है। चूँकि ये कंडेंसेशन के बाद हो रहा है, इसी को हम लोग वेट एडियाबैटिक रेट कहते हैं। अब जरा इस फिगर में हम लोग ड्राई और वेट एडियाबैटिक चेंज एक बार फिर से देखते हैं टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में। देखिए यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन, इसको अगर हम कह दें कि ये 0 मीटर है, सरफेस है, इसके ऊपर ये 1000 मीटर हो गया, ये 2000 मीटर हो गया, ये 3000 मीटर हो गया, ये 4000 मीटर हो गया। ये लेयर्स है। अब देखिए हवा का कॉलम यहाँ सबसे नीचे ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब ये ग्रेजुअली जब ये 1000 मीटर ऊपर गया तो ये टेम्परेचर इसका 22 से घट करके 12 डिग्री हो गया। देखिए राइज कर रहा है, ये 1000 मीटर और ऊपर गया तो ये 12 से घट करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसके बाद कंडेंसेशन हो गया, तो मतलब जो इसके ऊपर का पार्ट है उस पर
ड्राई नहीं होकर के देखिए यहाँ पर ड्राई एडियाबैटिक रेट होगा और इसके जो जहाँ पर संघनन हो गया इसके ऊपर वेट एडियाबैटिक रेट होगा ऊपर जाने पे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, इससे 1000 मीटर और ऊपर हम लोग गए, जब 3000 मीटर पर पहुँचे तो ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और उससे भी 1000 मीटर और ऊपर जाने पर मतलब 4000 मीटर ऊपर जाने पर ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब अगर हम लोग इधर देखें तो ड्राई एडियाबैटिक रेट इसका कितना है, 22 से ये 12 हुआ या 12 से 2 हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और वेट एडियाबैटिक रेट कितना है, यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ये कम कितना हुआ था, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, या -3 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो वेट एडियाबैटिक रेट है ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। क्यों ये 10 था और क्यों ये 5 हो गया, ये 5 इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, जैसे भी हमने आपको बताया कि जब चेंज ऑफ स्टेट हुआ, जब ये वाटर वेपर स्टेट से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हुआ, तो जो लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा स्टोर हुई थी वो रिलीज़ हो गई, और उस गुप्त ऊष्मा ने जो तापमान के घटने की दर थी उसको बढ़ा दिया, या उसको हम लोग कह सकते हैं कम कर दिया, उसको कम कर दिया। जो तापमान पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से घट रहा था वो अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से घट रहा है। ये ड्राई एडियाबैटिक रेट है और ये वेट एडियाबैटिक रेट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो नॉर्मल लैप्स रेट है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या इसके अंदर भी चेंज होता है? जी हाँ, इसके अंदर भी चेंज होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल वेदर कंडीशंस, लैटिट्यूड क्या है, सीज़न क्या है, और इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो ये जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर्स ऑफ असेंट ऊपर जाने पर, ये हम कह सकते हैं एक तरह की नॉर्मलाइज्ड या एवरेज वैल्यू है। अब कैसे लोकल वेदर फिनोमेना इसको चेंज करता है, क्योंकि इस पर ही आगे चल करके एटमॉस्फेयर की हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी निर्भर करती है। लेकिन पहले ये हम लोग समझें कि ये जो रेट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट है इसके अंदर किस तरह से और कैसे बदलाव हो सकता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। रैपिड कूलिंग, तेज़ी से अगर जो सरफेस है उसकी कूलिंग हो, ठंडी हो जाए, या एकदम से तेज़ी से ये गर्म हो जाए, रैपिड कूलिंग और हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ज़रा इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। आपको समझाने के लिए हमने पहले से एक फिगर बना रखा है स्लाइड पर। देखिए ये हाइट है, इधर सरफेस है, इसके बाद 1000 मीटर हम लेफ़्ट साइड में हैं, इसके बाद 2000 मीटर, 3000 मीटर और 4000 मीटर हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ बीच में हमने कुछ टेम्परेचर की वैल्यूज़ लिख रखी है। देखिए सरफेस का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1000 मीटर ऊपर जाने पर ये 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और ऊपर जाने पर 1000 ये 13 हो गया, फिर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और फिर ये 0 हो गया 4000 मीटर की हाइट पर जा कर के। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से कम हो रहा है, जो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट है। अब ये देखिए कि जो ऊपर टॉप की सरफेस है 4000 मीटर ऊपर, यहाँ पर तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ भी हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। अब अगर हम केस ए लें, मान लीजिए इधर की तरफ हमने एक केस ए ले लिया लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर क्या हुआ कि सरफेस पर स्नोफॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए कि कहीं से पहाड़ों से ठंडी हवा यहाँ पर कोल्ड वेव आ गई, या किसी भी तरीके से यहाँ का तापमान कम होता है, और तापमान क्या हुआ, सरफेस का टेम्परेचर कम होकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड से एकदम से ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये नीचे की सरफेस का फिनोमेना है, और इस सरफेस फिनोमेना का असर अभी 4000 मीटर की हाइट तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगता है। इस बीच में जब यहाँ टेम्परेचर 20 हो गया, यहाँ पर टॉप पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ बीच में टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये इस तरीके से देखिए, ये 20 है तो ये 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया और 0 हो गया।
इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि नीचे की लेयर के रैपिडली तेज़ी से ठंडे होने की वजह से जो ऊपर टेम्परेचर के घटने का रेट था वो अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। देखिए जो नॉर्मल लैप्स रेट था, जो एवरेज वैल्यू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की थी, अगर एकदम से सरफेस यहाँ पर नीचे ठंडी हो गई तो ये जो लैप्स रेट है ये कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी वैल्यू कम की तरफ आ जाती है और ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। अब अगर हम इधर बी केस देखें, जब एकदम से हम कह सकते हैं रैपिड हीटिंग हो गई सरफेस की, सनशाइन तेज है, इंसोलेशन हम कह सकते हैं जो उसका टेम्परेचर है, इंसोलेशन टेम्परेचर, इनका प्रभाव अगर एकदम से बढ़ता है, इसका क्या प्रभाव हुआ मान लीजिए, जो समर में हीटिंग होती है तो ये टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहाँ पर 40 सरफेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो गई। जो इसका असर है अभी जो ये नीचे की जो सरफेस की हीटिंग है, इसका असर 4000 मीटर तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इसका टेम्परेचर 4000 मीटर की हाइट पे अभी भी 0 डिग्रीज बना हुआ है। देखिए हमने यहाँ पर इसीलिए पहला वर्ड रैपिड लिखा था, तेज़ी से सतह ठंडी हो रही है या गर्म हो रही है। आगे भी बात और स्पष्ट होगी। अगर यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब अगर हम लोग इसको ग्रेजुअली देखें तो 1000 मीटर ऊपर जाने पे जो टेम्परेचर के घटने का जो रेट है वो अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब यहाँ पर जो इस जगह का इस समय हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मल नहीं कहते, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देखिए कैसे अगर सडनली सरफेस ठंडी हो तो जो लैप्स रेट है वो 5 डिग्री आ गया, और अगर तेज़ी से सरफेस हम कहते हैं गर्म होती है तो ये लैप्स रेट बढ़ जाता है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आ जाता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये चीज़ प्रभावित करती है एटमॉस्फेयर की स्थिरता को। ज़रा यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया था, ए केस में यहाँ पर 20 हो गया था। ये केस क्या है, ए केस है। टॉप पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और सरफेस का टेम्परेचर 20 हो गया। और बी केस में क्या हुआ, ऊपर टॉप का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो नीचे सरफेस का टेम्परेचर है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देखिए दोनों केस में हुआ क्या कि हाइट उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज कितना है, 20 डिग्रीज का है, और 20 में टेम्परेचर का चेंज कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है। कभी भी जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जब ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जब रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर का ज़्यादा होगा, जब अंतर ज़्यादा होगा तो जो हीट के फ्लो करने का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। और जब रेट हम कह सकते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो अब देखिए 0 से 40 के केस में टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो बी केस में जो हीट है या जो एयर है इसके राइज करने की जो हम कह सकते हैं प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी, उसकी जो हम कह सकते हैं एक जो फोर्स इसको उठाएगा, वो फोर्स बी केस में कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा एज़ कम्पेयर टू ए के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 40 डिग्रीज़ का है और यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री का है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से हवा ऊपर उठेगी, और हवाएं जितनी तेज़ी से ऊपर उठती हैं हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर की कंडीशन उतनी ही अस्थिर है या अनस्टेबल है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आमतौर पर कि जब एकदम से सडनली हीटिंग, रैपिड हीटिंग होती है, तेज़ी से अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ी तो नीचे की सरफेस तेज़ी से गर्म हुई, और नीचे की सरफेस के गर्म होने की वजह से जो टॉप और सरफेस के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हवाएं तेज़ी से वर्टिकली ऊपर की तरफ उठती हैं और हम लोग कहते हैं कि वेदर अनस्टेबल हो गया। तो ये तो बात हुई कि कैसे नॉर्मल लैप्स रेट रैपिडली ठंडे होने से या सरफेस के गर्म होने से कैसे चेंज होता है। हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट भी किया, हल्का सा बताया
कि कैसे ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और कंडीशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात वायुमंडल की स्थिरता की, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की। ज़रा यहाँ पर हम लोग फिगर में देखें तो देखिए सबसे नीचे सरफेस पर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 मीटर ऊपर गए तो तापमान हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1000 मीटर और ऊपर गए तो तापमान हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सरफेस पर 25 है, 1000 मीटर ऊपर जाने पर 20 है, और 1000 मीटर और ऊपर जाने पर 15 है। मतलब यहाँ का जो लैप्स रेट है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है लैप्स रेट। अब जरा बगल में फिगर में देखें हम लोग, राइट साइड में नीचे हवा का जो कॉलम है इसका तापमान कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब ये सरफेस का टेम्परेचर 25 है तो इसका भी टेम्परेचर 25 है। अब जब ये कॉलम 1000 मीटर ऊपर गया, देखिए ध्यान दीजिएगा कि लैप्स रेट कितना था, 25 और 20 था। सरफेस पर 25 था और 1000 मीटर ऊपर टेम्परेचर 20 था। लेकिन अब ये जब हवा का पैकेट यहाँ से सरफेस से 1000 मीटर ऊपर जाएगा तो ये इसका जो टेम्परेचर, देखिए इसका आकार बड़ा हो गया, एक्सपैंड कर गया ये, और इसके बड़े होने से इसका तापमान ड्राई एडियाबैटिक रेट के उस हिसाब से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मतलब ये सरफेस पर 25 का था और जब ये 1000 मीटर ऊपर पहुँचेगा तो इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो अगल बगल की जो हवा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, गर्म है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, नीचे की तरफ बैठ जाने की होगी। अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें, अगर इसको हम लोग उलट के देखें, मान लीजिए कि कोई हवा का कॉलम है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की लेयर पर था। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉलम है एयर का जिसका तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये हवा का कॉलम यहाँ से नीचे बैठता है तो अगर इसको नीचे लाएंगे तो इसकी ड्राई एडियाबैटिक रेट से इसकी हीटिंग होगी, गर्म होगा जब ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ड्राई एडियाबैटिक रेट के हिसाब से इसका तापमान 10 डिग्री बढ़ेगा। 10 डिग्री बढ़ने का मतलब अगर यहाँ पर इसका तापमान 20 डिग्री था तो यहाँ पर इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगल बगल की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 25 है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है 30 है, तो एक बार फिर से ये बाउंस करके उछल करके वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ की जो एयर है वो स्टेबल है। अब अगर इसी फिगर को आपको समझाने के लिए एक बार हम अलग से एक ड्राइंग से बताते हैं, देखिए बात और स्पष्ट होगी। सरफेस का टेम्परेचर कितना है, राइट साइड में आइए देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब अगर यहाँ पर कोई हवा का कॉलम होगा, अगर यहाँ पर ये एक हवा का कॉलम है तो इसका टेम्परेचर भी 25 होगा। अब ये हवा का कॉलम यहाँ से ऊपर उठता है और 1000 मीटर ऊपर पहुँचा, यहाँ पे जहाँ का तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब ये हवा का कॉलम यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये ड्राई एडियाबैटिक रेट के हिसाब से जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके हिसाब से इसका तापमान 25 से घट करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब ये अपने अगल बगल की हवा से ठंडा है, और जब ये अपनी लेयर के हिसाब से ठंडा होगा तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, नीचे की तरफ ये सिंक कर जाएगा। ये वापस इसको ऊपर अगर हम भेजते भी हैं तो इसकी प्रवृत्ति नीचे बैठने की होगी। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक हवा का कॉलम जो इस लेयर पर है 20 डिग्री के लेयर पर था, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब अगर हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ लाते हैं और सरफेस पर लाते हैं तो इसका तापमान यहाँ पर इसी कॉलम का ड्राई एडियाबैटिक रेट के हिसाब से यह गर्म होगा। जब नीचे आएगा तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाएगा, और जब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉलम नीचे आएगा और इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका तापमान कितना है 30 डिग्री है। तो ये वापस चूँकि ये गर्म है तो ये वापस बाउंस करके जहाँ से इसको नीचे भेजा गया था ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब अगर आप इस कंडीशन में हवा के कॉलम को ऊपर भेज रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या है, वापस अपनी जगह पर नीचे आ जाने की। और अगर आप
ऊपर से नीचे की तरफ किसी तरह से इसको पुश करते हैं, दबा करके नीचे लाते हैं, तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है वापस अपनी जगह पर बाउंस करके पहुंच जाने की। मतलब ये वर्टिकल मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। वर्टिकल मूवमेंट को हम कह सकते हैं इसकी प्रवृत्ति है कि किसी भी तरह का वर्टिकल मूवमेंट ना करे। अगर आप उठाएंगे तो ये वापस अपनी जगह नीचे आ जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे दबाएंगे तो ये बाउंस करके वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ये वर्टिकल मूवमेंट को अपोज कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, और इसी कंडीशन को एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कहते हैं या वायुमंडल की स्थिरता कहते हैं। अब बात एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी की, वायुमंडल की अस्थिरता की। देखिए, हमने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया कि जब भी सरफेस की हीटिंग तेज़ी से होगी, कस के गर्मी पड़ेगी सरफेस पर, तो सरफेस और जो टॉप की लेयर है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का अंतर है वो बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर का अंतर बढ़ेगा तो जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो भी बढ़ेगा। वो 6.5 से बढ़ करके 7, 8, 9, 10 या उससे ज़्यादा की तरफ बढ़ेगा। और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जितना ज़्यादा होगा, जो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी है, या यूँ कह लीजिए जो अनस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर की, वो उतनी ही और बढ़ती जाएगी। अब ज़रा उसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, इस फिगर में 2-3 चीज़ें पहले हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। पहला, देखिए टॉप पर लिखा हुआ है कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली होता है, नॉर्मल लैप्स रेट, वो कितना है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो लैप्स रेट है वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बढ़ करके 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। कैसे, ज़रा देखिए, सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद 1000 मीटर ऊपर आने पर ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, 40 में से 12 माइनस किए तो देखिए 28 हो गया। इसके बाद और ऊपर आने पर ये 16 हो गया, 12 डिग्री और कम हुआ। इसके बाद फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जो घटने की दर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है। अभी इसमें हवा का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नीचे की सरफेस गर्म हो गई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसकी वजह से ये लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है उससे बढ़ करके 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो ड्राई एडियाबैटिक रेट है, हमें पता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो वेट एडियाबैटिक रेट है वो यहाँ पर देखिए ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कैसे ये एक अनस्टेबल कंडीशन है, ज़रा इसको देखते हैं। अब राइट साइड में आइए, देखिए हवा जब सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हवा का वो पैकेट जो सरफेस पर है उसका टेम्परेचर भी 40 होगा। जो सरफेस का टेम्परेचर है वही इस हवा के पैकेट का टेम्परेचर होगा। अब ये पैकेट यहाँ से 1000 मीटर ऊपर जाता है, और ड्राई एडियाबैटिक रेट जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे ठंडा होकर के इसका टेम्परेचर यहाँ पर देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 10 डिग्री कम हुआ। लेकिन जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो ड्राई एडियाबैटिक रेट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज़ ग्रेटर दैन द ड्राई एडियाबैटिक रेट। मतलब 1000 मीटर ऊपर जाने पर जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट था वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, और जो एयर का कॉलम ऊपर गया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। तो दोनों स्टार्ट किए 40 से, लेकिन 1000 मीटर ऊपर जाने पर देखिए इसका टेम्परेचर जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट था उसकी वजह से टेम्परेचर 28 हो गया, और जो हम कह सकते हैं ड्राई एडियाबैटिक रेट था उसकी वजह से ये टेम्परेचर घट करके 30 हुआ। इस लेयर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ टेम्परेचर 28 है और यहाँ पर टेम्परेचर 30 है। मतलब जो ऊपर उठता हुआ हवा का कॉलम है जिसका टेम्परेचर 30 है वो अभी गर्म है, कंपैरेटिवली गर्म है किससे, वहाँ के लेयर के टेम्परेचर से जो 28 है। और जब ये उस लेयर, इसके अगल बगल का जो टेम्परेचर है वो 28 है और इसका टेम्परेचर 30 है, मतलब ये गर्म हुआ, और अगर ये गर्म हुआ तो ये अभी और ऊपर राइज करेगा, इसके ऊपर उठने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो ये 1000 मीटर और ऊपर गया।
1000 मीटर और ऊपर जाने पर इस हवा के कॉलम का जो राइज कर रहा है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्योंकि ड्राई एडियाबैटिक रेट से कम हो रहा है। और जो नॉर्मल लैप्स रेट था या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट था, ये यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये घट कितने से किस रेट से रहा है? 12 डिग्री के रेट से। तो अगर ये यहाँ 28 था तो यहाँ पर ये 2000 मीटर ऊपर ये 16 हो गया। अब अगर फिर से हम लोग इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करें 2000 मीटर पर, तो देखिए इस लेयर का टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस ऊपर उठते कॉलम का जो टेम्परेचर है वो 20 है। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इसके अगल बगल की जो लेयर है उसका टेम्परेचर 16 है और इसका टेम्परेचर 20 है, मतलब ये फिर गर्म है अपने अगल बगल की लेयर से। तो इसके ऊपर उठने की जो टेंडेंसी है वो भी बनी रहेगी। देखिए अनस्टेबल एयर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ये 1000 मीटर और ऊपर गया, इसके अंदर कंडेंसेशन हो गया, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगा। जो नॉर्मल लैप्स रेट या जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट था यहाँ पर, ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इस लेयर पर 16 था, तो इसमें से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हुआ और इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब ये हवा का कॉलम यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 1000 मीटर और ऊपर गया, तो इसको घट करके हो जाना चाहिए था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका टेम्परेचर 10 ना हो करके 14 है। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट कंडेंसेशन हो गया और संघनन की प्रक्रिया से वो जो टेम्परेचर घट करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए था, लेटेंट हीट ने उस टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 14 कर दिया। और इसी को हम लोग कहते हैं वेट एडियाबैटिक रेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऐड हो गई। तो जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए था वो अब 10 ना कम हो करके सिर्फ 6 ही डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, क्योंकि लेटेंट हीट ने टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। और इसी तरीके से देखिए कॉलम ऊपर उठता जाता है और उठने के क्रम में इस कॉलम का ऊपर उठते हुए कॉलम का जो टेम्परेचर है और जो उस लेयर का टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये चूँकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस इन दोनों में, जो ऊपर उठता हुआ कॉलम अभी भी अपने अगल बगल की एयर से गर्म है, तो इसके अंदर ऊपर उठने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है और इसी को हम लोग एक इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता की स्थिति कहते हैं। तो हम लोग अगर एक बार देखें कि जब कभी भी जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, अगर ये ड्राई एडियाबैटिक रेट से ज़्यादा होगा, तो जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है, जो वहाँ के एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, वो हमेशा अस्थिर होगी, अनस्टेबल होगी। और अंत में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल इनस्टेबिलिटी की, जिसको सशर्त अस्थिरता भी कहते हैं। ज़रा यहाँ पर भी ध्यान दें। देखिए इसका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो इस फिगर में है वो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद ड्राई एडियाबैटिक रेट ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये ड्राई एडियाबैटिक रेट है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वेट एडियाबैटिक रेट ये है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर्स के टेम्परेचर के कम होने का जो रेट है, वो इन दोनों के बीच में है। मतलब वो ड्राई एडियाबैटिक रेट से हम कह सकते हैं कम है और वेट एडियाबैटिक रेट से ज़्यादा है। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी इस फिगर से सारी चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ सरफेस का टेम्परेचर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपको दिखाने के लिए हमने अलग से लिख दिया है ताकि फिगर से और स्पष्ट रहे बगल से। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर 1000 मीटर पे ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जो हमने आपको बताया कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए कि यहाँ पर हवा का कॉलम, अब जब सरफेस का टेम्परेचर अगर 40 है तो जो हवा का कॉलम यहाँ सरफेस पर होगा उसका टेम्परेचर भी 40 होगा। इस फिगर में यहाँ पर नीचे देखिए। इसके बाद ये कॉलम यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्यों इसको स्लांटिंग दिखाया गया है, क्यों तिरछा दिखाया गया है और इसमें इसे क्यों कंडीशनल कहते हैं, अभी हम उस पर आ रहे हैं। बस आप जो फिगर हम जहाँ से आपको दिखाते चले, पॉइंट आउट करते जाए, बस आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर 40 है तो इस कॉलम का टेम्परेचर 40 है। इसके बाद 1000 मीटर जब ये ऊपर पहुँचा
जब ये 1000 मीटर ऊपर पहुंचा तो ड्राई एडियाबैटिक रेट कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ, ड्राई एडियाबैटिक कूलिंग हुई, तो ये 40 से 30 हो गया। अब अगर हम लोग इस लेयर को कंपेयर करें तो ड्राई एडियाबैटिक रेट से जो ऊपर उठती हुई हवा है वो तो 40 से 30 हो गई, लेकिन जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट था वो 40 से 31 ही रहा, क्योंकि ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर अब हम लोग इस लेयर को कंपेयर करें तो जो अगल बगल की हवा है उसका टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो इस ऊपर उठते हुए हवा के कॉलम का टेम्परेचर था वो 30 हुआ। मतलब ऊपर उठती हुई हवा का कॉलम जो है वो अगल बगल की लेयर से ठंडा हो गया, इसका टेम्परेचर कम है। और एक नॉर्मल कोर्स में इसको नीचे बैठना चाहिए था, इसको नीचे सिंक कर जाना चाहिए था, क्योंकि अगल बगल की लेयर से ठंडा है। लेकिन ये सिंक क्यों नहीं करता है, क्योंकि पीछे से एक हवा का प्रेशर है और यही कंडीशन है, देखिए इसीलिए इसको कंडीशनल कहते हैं, सशर्त कहते हैं। पीछे से एक कंडीशन है कि हवा का एक प्रेशर ये लगातार इसको, ये जो स्लांट है आप ये समझिए कि ये ओरोग्राफिक पर्वतीय रेनफॉल है, पर्वतीय स्थिति है, और इस पहाड़ के सहारे जो पीछे से हवा का करंट है वो इस कॉलम को, जिसे नॉर्मल कोर्स में नीचे बैठ जाना चाहिए था, लेकिन पीछे कंडीशन क्या है कि हवा का फोर्स है, प्रेशर है, जो इसको अभी भी नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ पुश करता है, ऊपर और उठाता है। इसीलिए इसे कंडीशनल या सशर्त इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद अब ये कॉलम 1000 मीटर और ऊपर पहुंचा तो ड्राई एडियाबैटिक रेट के हिसाब से ठंडा होने के क्रम में ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और जो बगल की लेयर है ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुई टेम्परेचर, तो ये 31 से कम होकर के 22 हो गई। अब देखिए ये इसका कॉलम जो ऊपर उठती हुई हवा का कॉलम है ये 20 है, और इसके अगल बगल की जो एयर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब अगल बगल की एयर गर्म है और ये ऊपर उठता हुआ कॉलम यहाँ पर इसके अपने अगल बगल की एयर से ठंडा है, तो इसको अभी भी नीचे बैठना चाहिए। लेकिन चूँकि कंडीशन है कि पीछे से हवा का प्रेशर है, पहाड़ के सहारे इसको ऊपर उठा रहा है, तो ये नीचे नहीं उठता है, ये और ऊपर उठ जाता है पीछे के हवा के प्रेशर की वजह से, जो हवा इसको ऊपर पुश कर रही है। इसके बाद कंडेंसेशन हो गया, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये ठंडा होना शुरू हुआ। और 1000 मीटर और ऊपर जाने पर अब देखिए यहाँ पर जो इसका वेट एडियाबैटिक रेट है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये कि अगर 2000 मीटर की लेवल पर इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे इसका तापमान 10 डिग्री ना होकर के ये 14 डिग्री होता है, 6 ही डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन हो गया और लेटेंट हीट इसमें ऐड हो गई, जिसकी वजह से तापमान 10 डिग्री ना घट करके 6 ही डिग्री सेंटीग्रेड घटा। देखिए अब ये वेट एडियाबैटिक रेट यहाँ पर हमने मेंशन किया कि ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब 3000 मीटर की लेयर पर इसका तापमान 2000 की लेयर पर टेम्परेचर 20 था और 3000 की लेयर पर इसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर के 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब अगर हम लोग 3000 मीटर की लेयर को कंपेयर करें, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो 9 डिग्री है सेंटीग्रेड था, तो इसमें 40 से ये 31 हुआ, 31 से 22 हुआ और 22 से ये 13 हो गया। तो लेयर का टेम्परेचर कितना है? 13 है, लेकिन जो इसका हम कह सकते हैं वेट एडियाबैटिक रेट से ठंडा होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 14 हो गया। अब अगर हम लोग 3000 मीटर की लेयर पर इन दोनों टेम्परेचर्स को कंपेयर करें तो जो अगल बगल का टेम्परेचर है वो 13 है और इसका टेम्परेचर 14 है। मतलब अब ये वेट एडियाबैटिक रेट के बाद इसका जो टेम्परेचर था ऊपर उठती हवा के कॉलम का, वो अपने अगल बगल की एयर से गर्म हो गया, और जैसे ही इसका टेम्परेचर अगल बगल की जो लेयर है उससे ज़्यादा होगा तो तुरंत इसके अंदर ऊपर उठने की प्रवृत्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यही हवा का ऊपर उठता हुआ कॉलम जब तक ये कंडेंसेशन नहीं हुआ था तब तक पीछे से एक कंडीशन थी, पीछे से हवा का प्रेशर था जो इसको ऊपर तक उठा रहा था।
लेकिन जैसे ही इसमें संघनन की प्रक्रिया हुई और इसके ऊपर वेट एडियाबैटिक रेट लागू हुआ, वैसे ही ये अपने अगल बगल की लेयर से स्वतः गर्म हो गया और अब ये इसको अब पीछे से हवा के प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, अब ये अपने गति से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। मतलब नीचे जब तक कंडेंसेशन नहीं हुआ था तब तक इसकी टेंडेंसी, देखिए ब्लू एरो है, इसकी टेंडेंसी थी नीचे आने की, हवा का प्रेशर इसको ऊपर उठा रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें कंडेंसेशन हो गया, इसकी टेंडेंसी, स्वतः की टेंडेंसी ऊपर उठने की हो गई और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को कंडीशनल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की स्टेबल, अनस्टेबल या कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, या यूँ कह लें कि वायुमंडल की जो स्थिर, अस्थिर और सशर्त अस्थिरता थी, इन पर विस्तार से डिस्कस करने के बाद, चर्चा करने के बाद, अब आज के मुख्य बिंदु या समरी पर। राइजिंग कॉलम ऑफ एयर इज़ इनिशियली कूल्ड बाई ड्राई एडियाबैटिक रेट। शुरुआत में ये हम कह सकते हैं शुष्क रुदोष्म रेट से कम होता है, दर से कम होता है। इसके बाद संघनन आफ्टर द लेवल ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया के बाद ये जो ऊपर उठता हुआ राइजिंग कॉलम ऑफ एयर है, इट इज़ कूल्ड विथ वेट एडियाबैटिक रेट। इसमें आर्द्र रुदोष्म दर काम करने लगती है। नॉर्मल लैप्स रेट वेरीज विथ डिफरेंट वेदर कंडीशन, जिस पर हमने अभी विस्तार से बात किया, और इस पे इसका डायरेक्ट ये जो नॉर्मल लैप्स रेट से जब ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हो जाता है तो इसका सीधे इन्फ्लुएंस होता है वायुमंडल की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पर। इसके बाद जो स्टेबल एयर है, ये काम कंडीशन, ये शांत, हमारा जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो शांत हो जाता है, इसमें वर्षा वगैरह नहीं होती है। और जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं, इससे संवहनी प्रक्रिया होती है, हवाएं तेज़ी से ऊपर उठती हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो वायु एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल है और वर्षा की कंडीशंस इसमें बनने लगती हैं। और फाइनली जो कंडीशनल सशर्त अस्थिरता है, ये एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल की जो एक्टिविटी है, पहाड़ों के सहारे जिससे हवाएं चढ़ती है। इनिशियली ये जो पीछे से हवा का दबाव है, जो प्रेशर है, जो पुश है, जो धक्का है हम कह सकते हैं, उसके सहारे ये पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं जब तक ड्राई एडियाबैटिक रेट इनके ऊपर काम कर रहा होता है। और एक बार जब ये वेट एडियाबैटिक रेट काम करता, जब इसके ऊपर ऑपरेट करना शुरू करता है, तो उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि पीछे से इनको किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः ऊपर उठ सकती है और उसके बाद ये खूब वर्षा करती है। और अंत में बात थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस विल प्रिवेल व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज इक्वल टू द ड्राई एडियाबैटिक रेट। किस तरह की कंडीशंस, दशाएं प्रिवेल करेंगी, रहेंगी अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट ये बराबर हो जाता है शुष्क रुदोष्म दर से ड्राई एडियाबैटिक रेट के साथ। इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। और अंत में एक ज़रूरी बात, आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आपके जो भी क्वेरीज़ हों, उनको आप, ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा नंबर है 9450627883, इस पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और आपके जो प्रश्न होंगे उनको हम जब बाद में थिंकिंग ज्योग्राफिकली के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम आपके क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे जब ये सेक्शन या सब सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होगा। तो प्लीज़ फील फ्री, आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।